हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैपिंग ऑफ अर्थ, जो कि क्लास 6 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के सबसे पहले चैप्टर दैट इज लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को समझेंगे पूरे डिटेल में। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी और उसमें हमने मैप्स के बारे में जाना था कि मैप्स क्या होते हैं, उनको कैसे डिफाइन किया जाता है। उसके बाद मैप्स के टाइप्स क्या होते हैं और मैप्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पिछली वीडियो में हमने कवर की थी। आज की वीडियो में हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स जो है इसे पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक का नाम जो है वो है मैपिंग ऑफ अर्थ, मीन्स पूरे हमारे अर्थ, पूरे हमारा जो पृथ्वी है उसकी मैपिंग करना। अब मैप जो है पिछली वीडियो में हमने तो जाना था कि क्या होता है, लेकिन पूरा जो हमारा अर्थ है उसकी मैपिंग करना काफ़ी मुश्किल है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा जो पूरा अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, बल्कि वो एक स्फेयर के रूप में है। हालांकि वो नियरली स्फेयर है, पूरी तरह से एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा अर्थ, आप सभी को पता होगा कि पोल्स के पास फ्लैट है, लेकिन जो इक्वेटर है उसके पास जो है थोड़ा खिंचा हुआ है, इलोंगेटेड है। तो ऐसे शेप को स्फेयर ना बोल के ऑब्लेट स्फेरॉइड कहा जाता है। कहने का मतलब ये अक्सर जो है आपको एक सिंपल सी एनालॉजी से बताया जाता है कि एक संतरे जैसा शेप है हमारे अर्थ का। अब चाहे वो अर्थ हमारा जो पूरा है वो स्फेयर हो या ऑब्लेट स्फेरॉइड हो, उसकी मैपिंग करना इतना मुश्किल क्यों है? मैपिंग करना इतना मुश्किल इसीलिए है क्योंकि ये पूरा का पूरा इसका जो सरफेस है ये कर्व है। फ्लैट सरफेस यदि होता है तो उसका मैपिंग करना काफ़ी आसान होता है। लेकिन अब इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे वही संतरा यदि हम लेते हैं और उस संतरे के छिलके को हम उससे उखाड़ देते हैं, निकाल देते हैं। अब उस संतरे के छिलके को जाहिर सी बात है कि एक पूरा का पूरा एक परफेक्ट वन पीस में तो आप नहीं उखाड़ पाइएगा। अगर उखाड़िएगा तो उसमें कम से कम तो 3-4 पीसेस होंगे ही। तो मान लीजिए एक संतरे के छिलके को आपने उखाड़ा और उसमें जो है बड़े बड़े 3-4 पीसेस आ गए। अब इवन वो 3-4 जो पीसेस हैं उन्हें भी आप किसी यदि फ्लैट सरफेस पर रखिएगा, उन्हें फ्लैट सरफेस पर रखने के बावजूद वो भी जो है किनारे किनारे से जो है थोड़े थोड़े उनका टीयरिंग हो जाएगा, मीन्स वो टूट जाएंगे, मीन्स वो भी जो है परफेक्टली फ्लैट नहीं हो पाएंगे। ठीक इसी तरह से जो है हमारा अर्थ जो है उसे भी आप कितने भी भागों में बांट दीजिए, उन सभी को हम कभी भी परफेक्ट फ्लैट सरफेस जो है नहीं बना सकते हैं। और यही कारण है कि हमारे अर्थ का जो मैपिंग है वो मैपिंग करना काफ़ी मुश्किल है। इसी वजह से अक्सर हमारा पूरा का पूरा अर्थ जो है उसका एक मॉडल छोटा सा बना के हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब ठीक हमारे अर्थ की ही तरह एक स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें सारी चीज़ें जो अर्थ पर मौजूद है वो बिल्कुल एक छोटे से स्केल पर वहीं पोजीशंस पर मौजूद होते हैं। हालांकि ग्लोब जो है वो एक स्फेरिकल शेप का एक मॉडल होता है, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि केवल हमारा अर्थ का ही मैपिंग किया जाए। ये भी हो सकता है कि जो कॉन्स्टेलेशंस जो हम अपने आसमान में देखते हैं उसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर इवन हमारे जो सोलर सिस्टम के बाकी सारे ग्रह हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स हैं, जैसे हमारा सबसे नियरेस्ट प्लैनेट वीनस हो गया, या फिर मार्स हो गया, या इवन हमारा खुद का जो नेचुरल सैटेलाइट मून है, ये सब की मैपिंग जो है वो भी ग्लोब्स के आधार पे उसका मॉडल तैयार करके की जा सकती है। और चूंकि ग्लोब स्फेरिकल होता है, इसी वजह से ग्लोब के रूप में मैपिंग करना पूरे अर्थ का वो ज़्यादा हम कह सकते हैं आसान होता है एज कंपेयर टू अ फ्लैट सरफेस। और यहीं से आता है लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एंड कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट। तो आइए अब इन तीनों चीज़ों को डिटेल में हम समझते हैं। तो हमारे अर्थ पर मौजूद किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए कोऑर्डिनेट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, उसे हम 2 सिंपल एनालॉजी या एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो इमेजिन करिए आप किसी शहर के एक बड़े से मार्केट में मौजूद हैं और वो मार्केट जो है उसमें परफेक्ट स्ट्रेट लाइंस के रूप में रोज बने हुए हैं, जिनमें रोड्स मौजूद है। उन रोड्स के साइड्स पर जो है बिल्कुल इक्वल स्पेस पर और इक्वल साइजेस के जो है दुकान या शॉप्स जो है वो मौजूद है। हालांकि ये रियल लाइफ सिचुएशंस में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसे समझने के लिए इस एनालॉजी को जो है हम कंसिडर करते हैं।
अब मान लीजिए आप उस मार्केट में मौजूद हैं और अपने किसी फ्रेंड को एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर आप बुलाना चाहते हैं जहां पर आप खड़े हैं। अब हमें यूजुअली जब किसी से मिलना होता है तो हम उन्हें हमेशा ये दो चीज़ें बताते हैं, एक तो है लोकेशन ऑफ प्लेस और दूसरा है लोकेशन ऑफ टाइम, यानी किस समय मिलना है और किस जगह पर मिलना है, यानी स्पेस और टाइम, ये दोनों चीज़ों के कोऑर्डिनेट्स जो हैं हम उन्हें बताते हैं। तो उदाहरण के लिए आप मान लीजिए जिस पोजीशन पर मौजूद हैं उस पोजीशन के बारे में आप अपने फ्रेंड को मोबाइल फ़ोन पर बताते हुए ये कहते हैं कि मुझे तुम मिलो शाम में 6 बजे मार्केट प्लेस के एंट्रेंस से 5वें रो में जो 7वां शॉप है वहां पर। तो इस प्रकार से आपने अपने दोस्त को एक एग्जैक्ट पोजीशन और टाइम जो है इसके कोऑर्डिनेट्स बता दिए। अब इजीली वो जो है आपको लोकेट कर पाएगा। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट्स के महत्व को समझने के लिए पहला एग्जाम्पल या पहली एनालॉजी। अब आइए हम दूसरे एग्जाम्पल या दूसरे एनालॉजी की ओर बढ़ते हैं। तो यदि आप चेस के बहुत बड़े फैन हैं तो आपने देखा होगा जब प्रोफेशनल चेस प्लेयर्स खेल रहे होते हैं तो उनके जो चेस बोर्ड्स होते हैं उनमें पोजीशंस मार्क किए हुए रहते हैं। तो एक चेस बोर्ड जो होता है वो स्क्वायर शेप का होता है और उसमें 8 स्क्वायर्स जो है वो हर एक साइड होते हैं, दैट इज लेंथ के अलोंग और ब्रेथ के अलोंग, दोनों के अलोंग जो है 8 स्क्वायर्स होते हैं, यानी इन टोटल 8 × 8 दैट इज 64 स्क्वायर्स। और जो लेंथ के लंबाई के अलोंग जो स्क्वायर्स 8 होते हैं उनकी नंबरिंग की हुई रहती है 1 से लेके 8 तक। और उसी प्रकार से जो विड्थ या चौड़ाई जो है उसके अलोंग जो नंबरिंग की रहती है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में की रहती है A से लेके H तक। इस प्रकार से सारे 64 स्क्वायर्स जो हैं उनमें से हर एक का एक यूनिक कोऑर्डिनेट जो है वो असाइन हो जाता है। अब यदि एक चेस मैच की शुरुआत वाइट साइड वाले प्लेयर के द्वारा की जा रही है और यदि वो अपने क्वीन के आगे मौजूद पॉन को 2 प्लेसेस आगे बढ़ाता है तो उसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो हम इस तरह से उसे असाइन करेंगे। शुरुआत में यह पॉन सेकेंड रो और डी कॉलम में मौजूद था, आगे बढ़ने के बाद उसकी पोजीशन चेंज होकर हो गई 4th रो और डी कॉलम, यानी कॉलम अभी भी वही है क्योंकि वो स्ट्रेट मूव कर रहा है ऊपर की ओर, लेकिन उसका जो रो वाला पोजीशन है वो चेंज होकर सेकंड से 4th हो गया। तो हम ये बोलेंगे कि उसकी पोजीशन जो है वो D2 से बदलकर D4 हो गई। अब यहाँ पे चेस बोर्ड के रोज और कॉलम्स को सिंपल से नंबर और अल्फाबेट्स असाइन कर देने से जो अलग अलग मूव्स होते हैं वो सारे जितने भी मूव्स किसी एक मैच के दौरान एक प्लेयर के द्वारा लिए जाते हैं वो सारे मूव्स को रिकॉर्ड करना काफ़ी आसान हो जाता है। इससे पूरे मैच के दौरान कोई एक प्लेयर कौन कौन से मूव्स जो है उसने लिए थे वो सारे जो है रिकॉर्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस पर्टिकुलर सेट ऑफ जो मूव्स हैं उनके वजह से जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बच्चों इन दोनों एग्जाम्पल्स या इन दोनों एनालॉजीज में हमने जो भी चीज़ें जो है देखी हैं ये असल में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ही हैं और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो होते हैं इसी प्रकार का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पूरे के पूरे अर्थ की मैपिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो अब आइए इन दोनों एग्जाम्पल्स को समझने के बाद इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स और कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं हमारे पूरे अर्थ के लिए जो असाइन किए जाते हैं उसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को हम जान लेते हैं, जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर। तो हमारा अर्थ जो है आप सभी को मालूम होगा कि वो अपने वर्टिकल एक्सिस पर 23.5 डिग्री दैट इज 23.5 डिग्रीज जो है वो टिल्टेड है, झुका हुआ है। तो जो एक्सिस जिसके अलोंग वो झुका हुआ है उस एक्सिस के दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स जहां पर अर्थ जो है तो उसके सरफेस को टच करते हुए ये एक्सिस जाता है वो दोनों पॉइंट्स को ही हम बोलते हैं नॉर्थ और साउथ पोल। ऊपर वाला जो पोल है वो कहलाता है नॉर्थ पोल, नीचे वाला जो पोल है वो कहलाता है साउथ पोल। और जब हम कोई ग्लोब लेते हैं तो उस ग्लोब में भी इसी तरह से हम उसे दर्शाते हैं। ग्लोब भी आपने यदि देखा होगा तो उसमें भी जो होता है वो वर्टिकली एकदम बिल्कुल सीधा नहीं होता है, वो हल्का सा टिल्टेड होता है 23.5 डिग्री पर ही। और जब हम उसे रोटेट करते हैं तो वो उसी एक्सिस के अलोंग जो है रोटेट होता है
और ऊपरी हिस्सा जो होता है वो नॉर्थ पोल होता है जिस एक्सिस के अलॉन्ग वो घूम रहा होता है, और नीचे वाला हिस्सा जिसके अलॉन्ग वो घूम रहा होता है वो होता है साउथ पोल। मींस रोटेशन के दौरान ये दोनों पॉइंट्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनके पोजीशंस जो है वो चेंज नहीं होते हैं। लेकिन रोटेशन के दौरान बाकी सारे जितने भी पॉइंट्स हैं पूरे ग्लोब में या इन जनरल हम बोले पूरे अर्थ पर, वो सारे के सारे पॉइंट्स रोटेट होते रहते हैं, उनके पोजीशंस बदलते रहते हैं। तो ये दोनों हो गए नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल एकदम बीचों बीच वाला हिस्सा होता है। मींस हमारा अर्थ जो है उसका बिल्कुल एकदम मिड पॉइंट। मींस यदि आप एक सरकमफरेंस इमेजिन करिए, ड्रॉ करें बिल्कुल एकदम बीचों बीच से, जो कि अर्थ को दो बराबर बराबर हेमीस्फेयर्स में बांट दे, या उस ग्लोब को दो बराबर बराबर हेमीस्फेयर्स में बांट दे, तो वो जो इमेजिनरी लाइन होगा उसे ही हम बोलेंगे इक्वेटर। अब इमेजिन करिए आप इक्वेटर से या तो नॉर्थ पोल या तो साउथ पोल, किसी एक पोल की ओर आप जा रहे हैं, तो उस केस में आपका किसी भी गिवन पॉइंट पे जो पोजीशन होगा, यानी इक्वेटर से आपकी जो दूरी होगी वही कहलाएगी लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड एक ऐसा पॉइंट है जो कि इक्वेटर से डिस्टेंस को मेजर करता है। अब किसी भी गिवन लैटिट्यूड पर, यानी इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर कोई भी पॉइंट पर आप यदि इक्वेटर के ही पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि एक सर्कल बनेगा, और वो सर्कल इक्वेटर वाले सर्कल के ही पैरेलल होगा, चाहे वो नॉर्थ पोल की ओर हो चाहे साउथ पोल की ओर हो, तो उसे हम कहेंगे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड एक पोजीशन, एक पॉइंट को इंडिकेट करता है जो कि इक्वेटर से दूरी को बताता है, और साथ में पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जो होता है उस पॉइंट से इक्वेटर वाले जो सर्कल है उसके पैरेलल ड्रॉ किया हुआ एक लाइन होता है उसी लैटिट्यूड पर। तो ये हो गया बच्चों लैटिट्यूड और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब कन्वेंशनली लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को डिग्रीज में मेजर किया जाता है। हालांकि ये जो हम एंगल में डिग्री मेजर करते हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अब लैटिट्यूड्स के केस में इक्वेटर के नॉर्थ और इक्वेटर के साउथ वाले दोनों हिस्सों को 90-90 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेटर से यदि हम नॉर्थ जाएंगे तो 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा कुल मिला के टोटल इस प्रकार के जो लैटिट्यूड वाले पैरेलल्स हैं, और उसी प्रकार के से जो है हम साउथ की ओर जाएंगे तो साउथ की ओर भी 90 डिग्री जो है साउथ हो जाएंगे, यानी 1 डिग्री से लेके 90 डिग्री साउथ एंड 1 डिग्री से लेके 90 डिग्री नॉर्थ। लैटिट्यूड्स नेचुरल फिनोमेना से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट को भी डिटरमाइन करते हैं जो कि है टेम्परेचर। जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो घटते जाता है, और ये आपको पता होगा कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सन के जो रेज हैं वो इक्वेटर पर बिल्कुल सीधे पड़ते हैं, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल की ओर धीरे धीरे उनका एंगल टिल्ट होते जाता है, वो थोड़ा तिरछा होते जाते हैं, और इस वजह से बिल्कुल सीध में सनलाइट ना मिलने से धीरे धीरे उनका टेम्परेचर घटते जाता है, और नॉर्थ और साउथ पोल पे टेम्परेचर जो होते हैं वो सबसे मिनिमम होते हैं। तो इक्वेटर के आसपास का जो जोन होता है वहां पे साल भर बिल्कुल एक जैसा सनलाइट पड़ता है, और उस वजह से इस जोन को जो है टॉरिड जोन नाम दिया जाता है। इसके बाद थोड़ा और ऊपर हम बढ़ेंगे नॉर्थ पोल की ओर या थोड़ा नीचे जाएंगे साउथ पोल की ओर, तो जो बीच बीच वाला इलाका है, मींस जो बहुत ज़्यादा इक्वेटर के पास भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पोल के पास भी नहीं है, दोनों केसेस में ऊपर नीचे, इस जोन को जो है टेम्परेट जोन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर्स जो हैं वो टेम्परेट होते हैं, मींस मॉडरेट होते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं होते हैं और बहुत कम भी नहीं होते हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका वगैरह में इक्वेटर के आसपास का इलाका जो है उसके थोड़ा सा ही ऊपर हमारा देश जो है यानी इंडिया आता है, और अफ्रीका जो है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पे आता है। फिर साउथ अमेरिका जो है उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वहाँ पे आता है। तो इस तरह से अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो इन जगहों पर मौजूद हैं। साथ में नॉर्थ और साउथ पोल के एकदम बिल्कुल पास हम जाएंगे तो वहाँ पे जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा, और यहाँ पे जो टेम्परेचर्स होंगे वो सबसे कम होने की वजह से इन्हें फ्रिजिड जोन कहा जाता है। फ्रिजिड कहने का मतलब कि बिल्कुल एकदम फ्रीज्ड होते हैं, यहाँ पे पानी जो है बर्फ के रूप में जमा हुआ होता है।
इसी वजह से इसे फ्रिजिड जोन मीन्स बिल्कुल ठंडा जोन जो है वो कहा जाता है। साथ में अर्थ के इस टिल्ट की वजह से और अर्थ के पूरे एक साल भर में कंप्लीट रिवॉल्यूशन के वजह से अलग अलग पोजीशंस होने की वजह से सीजन्स में भी बदलाव होता है, जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। अब इमेजिन करिए आप नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में ट्रेवल कर रहे हैं, मींस या तो आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रहे हैं या साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जा रहे हैं। अब यहाँ पे कई सारे अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ट्रेवल करने के लिए। हो सकता है कि आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रहे हैं तो आप यूरोप से होते हुए अफ्रीका जाएं और अफ्रीका से होते हुए फिर साउथ पोल की ओर जाएं, या फिर यही सेम चीज़ जो है आप एशिया से होते हुए भी जाकर कर सकते हैं, या फिर नॉर्थ और साउथ अमेरिका के थ्रू ट्रेवल करके भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में वर्टिकली जब आपको ट्रेवल करना होता है तो इसके कई सारे जो है अलग अलग सिचुएशंस बन सकते हैं, और ये इक्वेटर्स या फिर बाकी सारे जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनकी तरफ फुल सर्कल्स नहीं होते हैं, बल्कि ये हाफ सर्कल्स होते हैं। और इन्हीं हाफ सर्कल्स जो हैं इनको कहा जाता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, और इनमें से किसी भी हाफ सर्कल के किसी भी पॉइंट को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड मीन्स स्ट्रेट लाइन पाथ्स कनेक्टिंग द टू पोल्स, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब चूंकि ये हाफ सर्कल्स जो होते हैं ये दोनों पोल्स को कनेक्ट करते हैं, इस वजह से जब पोल के एक्सिस के अलोंग हमारा अर्थ रोटेट करता है तो ये सारे जितने भी हाफ सर्कल्स हैं इनका भी पोजीशन जो है ये बदलते रहता है। अब उदाहरण के तौर पे एक ही समय में किसी एक जगह पर किसी एक लोकेशन पर हो सकता है सुबह का समय हो, दूसरे जगह हो सकता है मिड डे का समय हो यानी दोपहर का समय हो, तीसरी जगह ऐसा भी कोई हो सकता है जिसमें उसी समय जो है रात का समय हो चुका हो या शाम का समय हो चुका हो। मीन्स एक ही समय पर किसी एक कंट्री में जो लोग हैं वो अभी सुबह उठ ही रहे होंगे और ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, कहीं पे जो है वो अपने काम में बिजी होंगे, दिन के समय में अपने जॉब पर गए हुए होंगे और लंच ले रहे होंगे, लंच कर रहे होंगे, और कहीं जो है वो अपने जॉब से अपने ऑफिस से वापस भी आ चुके होंगे और शाम का जो है नाश्ता या फिर रात का खाना खा रहे होंगे या फिर इवन जो है सो भी चुके होंगे। तो ऐसा जो सिचुएशन अलग अलग होता है इन्हें ही लॉन्गिट्यूड्स से जो है मेजर किया जाता है। यानी लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो अर्थ पर मौजूद किसी भी लोकेशन के टाइम को जो है वो डिटरमाइन करते हैं, जो कि अर्थ के स्पिन की वजह से पूरे एक दिन में अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग समय होते हैं। अब लैटिट्यूड्स में जैसे एक स्टैंडर्ड लैटिट्यूड होता है इक्वेटर, जो कि सबसे बड़ा सर्कल होता है जो कि सेंटर ऑफ द अर्थ पे होता है हॉरिजॉन्टली, और जैसे जैसे हम पोल्स की ओर जाते हैं उन सर्कल्स का जो पूरा सरकमफेरेंस होता है वो घटता जाता है। तो इस वजह से जो लार्जेस्ट सर्कल है जो बीचों बीच में है इक्वेटर, उसे हम रेफरेंस मानते हैं, उसे 0 डिग्री लैटिट्यूड मानते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स के केस में ऐसा नहीं है। सारे लॉन्गिट्यूड्स चूंकि हाफ सर्कल होते हैं और पोल्स को कनेक्ट करते हैं तो सभी का साइज एक जैसा होता है। इसी वजह से हम किसी पर्टिकुलर एक लॉन्गिट्यूड को रेफरेंस नहीं मान सकते हैं। हालांकि यदि हमें टाइम डिटरमाइन करना है तो किसी एक पॉइंट को तो हमको रेफरेंस मानना ही पड़ेगा, यानी किसी एक मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड को जो है हमें स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड मानना पड़ेगा। और इसी वजह से 1884 में 1884 में कुछ कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इंग्लैंड के जो कैपिटल सिटी दैट इज लंदन है उसका एक जगह है ग्रीनविच, उससे पास करने वाली जो लॉन्गिट्यूड लाइन है उसे स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड मान लिया जाए और इसे ही कहा गया प्राइम मेरिडियन। और ये प्राइम मेरिडियन जो होता है इसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच वाला लॉन्गिट्यूड माना जाता है। और इसके ईस्ट में जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं उन्हें ईस्ट पार्ट का माना जाता है और वेस्ट वाले को वेस्ट पार्ट का माना जाता है। अब हमें ध्यान रखना है कि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बस इसे मान लिया गया है एक कन्वेंशन के मुताबिक 1884 में जो किया गया था डिसाइड, उसके आधार पर। अब यदि हम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स की बात करें
तो ये जो प्राइम मेरिडियन है दैट इज 0 डिग्री जो कि ग्रीनविच से पास करता है, इसके दाएं साइड में यानी ईस्ट पार्ट में 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कुल मिला के 0 से लेके 180 डिग्री ईस्ट तक है। और उसी तरह से वेस्ट साइड जो है यानी बाएं साइड लेफ्ट साइड जो है वहां पे भी 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और इस वजह से 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक जो है लॉन्गिट्यूड्स वेस्ट पार्ट में भी है, यानी 0 to 180 डिग्री ईस्ट एंड 0 to 180 डिग्री वेस्ट। अब यदि हम बात करें कि लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो किस डिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है यानी प्राइम मेरिडियन है, यदि हम इक्वेटर के अलोंग ट्रेवल कर रहे हैं तो उस प्राइम मेरिडियन से कितनी दूरी है वही हमें बताएगा लॉन्गिट्यूड किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन का, या तो प्राइम मेरिडियन से ईस्टवर्ड डायरेक्शन में या तो प्राइम मेरिडियन से वेस्टवर्ड डायरेक्शन में। उदाहरण के तौर पर न्यूयॉर्क सिटी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट सिटी है, वो प्राइम मेरिडियन की तुलना में 74 डिग्री वेस्टवर्ड डायरेक्शन में है। उसी प्रकार से हमारा जो कंट्री है दैट इज इंडिया, इसका जो कैपिटल सिटी है दैट इज दिल्ली, वो प्राइम मेरिडियन से 77 डिग्री ईस्टवर्ड है। अगर हम और एक इंपॉर्टेंट सिटी की बात करें जो कि ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो है जापान का शहर टोक्यो जो कि उसकी राजधानी है। वो अगर हम बात करें तो वो प्राइम मेरिडियन की तुलना में 140 डिग्री ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है। हालांकि ये सारे फिगर्स एग्जैक्ट नहीं है बल्कि राउंडेड ऑफ फिगर्स हैं, लगभग है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हमारी पृथ्वी पर मौजूद किसी भी लोकेशन को लोकेट करने के लिए या उसे पॉइंट आउट करने के लिए यूज किए जाने वाले कोऑर्डिनेट्स हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम अपने भारत देश के कैपिटल सिटी दैट इज दिल्ली की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 29 डिग्री नॉर्थ एंड 74 डिग्री ईस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कैपिटल सिटी दिल्ली है वो इक्वेटर से 29 डिग्री नॉर्थवर्ड है, और जो ग्रीनविच जहाँ पे प्राइम मेरिडियन लोकेटेड है उससे 77 डिग्री ईस्टवर्ड की डायरेक्शन में है। अब जैसा आपके स्क्रीन पर मौजूद इस फिगर में आपको दिख रहा है, ग्लोब के ऊपर ये सारे जितने भी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स वाले लाइंस हैं, जब उन सारे लाइंस को, उन सारे सर्कल्स और सेमी सर्कल्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो एक ग्रिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा अर्थ जो ग्लोब के रूप में रिप्रेजेंट होता है उसमें पूरा का पूरा ये एक ग्रिड फॉर्म होता है, तो इसे अक्सर जो है ग्रिड भी कहा जाता है। इस फिगर में आप अर्थ के 3 पिक्चर्स देख रहे हैं। जो सबसे पहला फिगर है इसमें प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर को दर्शाया गया है, और दूसरे फिगर में और तीसरे फिगर में यह दर्शाया गया है कि किस तरह से जो प्राइम मेरिडियन है वो भी हमारे अर्थ को वर्टिकली 2 इक्वल स्फीयर्स में डिवाइड करता है, जबकि इक्वेटर जो है वो भी हमारे पूरे अर्थ को 2 हेमिस्फीयर्स बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, लेकिन हॉरिजॉन्टली। पिछले लेक्चर में हमने सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया था, तो ये अभी जो आपको फिगर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाया गया इंडिया का मैप है विथ लॉन्गिट्यूड्स एज वेल एज लैटिट्यूड्स। इसमें हम देख सकते हैं कि इंडिया के जो लैटिट्यूड्स हैं वो 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ तक हैं, यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। कन्याकुमारी जो है वो हम कह सकते हैं जो सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट है हमारे इंडिया का, वो हो गया 8 डिग्री नॉर्थ, जबकि जम्मू कश्मीर का सबसे जो नॉर्थवर्ड पॉइंट होगा जो कि हमारे कंट्री का नॉर्थ मोस्ट जो स्टेट है वो मौजूद है, वो हो जाएगा 37 डिग्री नॉर्थ। ठीक उसी प्रकार से यदि हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो वो है 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट तक, यानी हमारा जो मोस्ट वेस्टवर्ड जो पॉइंट है वो गुजरात में है, जो कि ग्रीनविच के प्राइम मेरिडियन से सबसे पास पड़ेगा यदि हम अपने देश की बात करते हैं। उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश जो हमारे देश का मोस्ट ईस्टवर्ड पॉइंट है वहां हो जाएगा 97 डिग्री ईस्ट। तो बच्चों उम्मीद है आज के इस लेक्चर से आपको लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स और कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं इन सभी का कंसेप्ट पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में हम ये समझेंगे कि अलग अलग जो टाइम जोन्स होते हैं पूरे अर्थ पर वो कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं लॉन्गिट्यूड्स के आधार पर। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।